3, Chapter 9, The Power of Life as a Catalyst। लाइफ पर वर्क का इफेक्ट हाईलाइट करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत यूज होता है, लेकिन ऑथर का मानना है कि लाइफ पर वर्क का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना हमारे वर्क पर हमारी लाइफ का इम्पैक्ट होता है। ऑथर इस बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन के एग्जाम्पल से समझाते हैं। आइंस्टाइन नोबेल प्राइज विनर होने के साथ ही एक बहुत फेमस साइंटिस्ट भी है। उन्हें वायलिन बजाने का पैशन था और उनका मानना था कि उनकी वायलिन बजाने के आर्ट का उनके काम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था। आइंस्टाइन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट की सोच के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो जरूर होगा। शायद उनकी इस हॉबी से उन्हें पेशेंट होने की इंस्पिरेशन मिलती होगी और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी शांति से सॉल्व कर पाते होंगे, या फिर शायद उन्हें अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प मिलती होगी। रीजन जो भी रहा हो, लेकिन इससे ये बात तो प्रूव होती है कि हमारी लाइफ का हमारे काम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लाइफ हमारे काम को कई तरह से अफेक्ट करती है, जैसे कि हमारी वैल्यूज, हमारी पर्सनालिटी या फिर हमारा अपने कलीग्स के साथ बिहेवियर। लेकिन लाइफ हमारे वर्क को अपने आप ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करती। हमें अपनी लाइफ को कैटलाइज करना पड़ेगा ताकि इसका हमारे काम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। लाइफ के 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिस पर ऑथर फोकस कर रहे हैं। पहला, डेवलपिंग अ हॉबी। दूसरा, डीपनिंग वैल्यू सिस्टम। चैप्टर 10, अ पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी एज अ कैटलिस्ट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग किसी न किसी स्पोर्ट में जरूर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, गोल्फ और माउंटेनियरिंग। ऑथर खुद भी पहले रनिंग करते थे। उन्होंने कुछ हाफ मैराथन्स में पार्टिसिपेट भी किया है। फिर ऑथर गोल्फ खेलने लगे। ऑथर ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पैटर्न नोटिस किया है, और वो ये है कि ये सभी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ना कि टीम स्पोर्ट्स। इन स्पोर्ट्स का दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन्हें हमेशा जीतने के लिए ही नहीं खेला जाता है, और इनमें से कोई भी स्पोर्ट सिर्फ मजे के लिए ही नहीं खेला जाता है। ये सभी स्ट्राइविंग स्पोर्ट्स हैं और इन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए खेला जाता है, ना कि किसी और से जीतने के लिए। इन सभी फैक्टर्स को नोटिस करने के बाद ऑथर के मन में सवाल उठा कि स्ट्राइविंग स्पोर्ट्स ही क्यों कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सीनियर लीडर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इस सवाल का आंसर ढूंढते हुए ऑथर ने मोटिवेशन एट वर्क का पिरामिड बनाया है। जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पिरामिड से हमें मोटिवेशन इन लाइफ को समझने में हेल्प मिलती है, वैसे ही ऑथर के इस पिरामिड से हम मोटिवेशन एट वर्क को समझेंगे। इस पिरामिड को बनाने में ऑथर ने डेविड मैक्लेलैंड और डैनियल पिंक के नाम से इंस्पिरेशन ली है। मोटिवेशन एट वर्क पिरामिड का बेस है अचीवमेंट नीड्स, जैसे कि ज्यादा वेल्थ, सक्सेस, अपने और फैमिली के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिस्पेक्ट एटसेट्रा। इस पिरामिड का नेक्स्ट लेवल है मास्टरी। यहाँ हमारी नीड्स होती है अपने काम का मास्टर बनना। हमारे काम की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, मतलब कि हम हमारे काम में एक मास्टर स्टेटस चाहते हैं। इस पिरामिड का टॉप है पर्पस। पर्पस मतलब हमारे काम में एक विजन, एक मिशन का होना, जो कि हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स और मास्टरी से ऊपर है। पिरामिड ऑफ मोटिवेशन एट वर्क और मैस्लो के पिरामिड में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन इनमें एक बड़ा डिफरेंस भी है। वो ये कि मैस्लो का पिरामिड के बेस में फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, फूड, शेल्टर एटसेट्रा है, जो कि हम में से बहुत लोगों की लाइफ में इजीली फुलफिल हो गई है, और इसीलिए हम मैस्लो के पिरामिड में मिडिल और टॉप पार्ट की मोटिवेशंस पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन वर्क पिरामिड में ऐसा नहीं है। इसके बेस में अचीवमेंट नीड्स हैं, जिनको फुलफिल करना इजी नहीं है। एक अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट की भूख बढ़ती रहती है। इसलिए इस पिरामिड में मास्टरी लेवल और पर्पस लेवल पर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीनियर लेवल के लीडर्स में एक सेंस ऑफ पर्पस और अपने काम के स्टैंडर्ड्स में मास्टरी डेवलप करने का विजन होना चाहिए, तभी वो अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएंगे। लेकिन अक्सर सीनियर लेवल पर लीडर्स अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है, जहां लीडर का फोकस सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स पर होता है और उनकी टीम डीमोटिवेट हो जाती है, जिससे लीडर के लिए सक्सेस पाना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लीडर और ज्यादा फोकस अपनी सेल्फ अचीवमेंट्स पर करता है और टीम और भी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती है।
फाइनली या तो लीडर को प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता है या फिर टीम मेंबर्स को। इसलिए एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो मास्टरी और पर्पस लेवल पर ऑपरेट करे, ना कि अचीवमेंट लेवल पर। लेकिन सीनियर लेवल पर लीडर्स के लिए सेल्फ अचीवमेंट्स पर ध्यान ना देकर मास्टरी लेवल पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लीडर्स अपने करियर में गुड अचीवर्स रहे हैं, इसलिए तो आज उन्हें सीनियर लेवल जॉब्स मिली हैं। इसलिए पर्सनल अचीवमेंट्स पर ध्यान ना देना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है अपनी अचीवमेंट नीड्स को अपने वर्क लाइफ के बाहर ढूंढना, और इसलिए कॉर्पोरेट लीडर्स स्ट्राइविंग स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं। इन स्ट्राइविंग स्पोर्ट्स में खुद से और ज्यादा बेटर करने का फैक्टर होता है, और इसलिए ये अचीवमेंट नीड्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑथर यहाँ पर खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऑथर अपने करियर की स्टार्ट से ही एक अचीवर रहे हैं। जब उन्हें सीनियर लेवल पोजीशन मिली तब उनका फोकस अपने अचीवमेंट्स पर होता था, पर उनकी टीम मोटिवेटेड नहीं रहती थी। लेकिन ऑथर फिर भी अपनी अचीवमेंट्स पर ही फोकस्ड रहे, जिससे टीम रिजल्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ। फिर उन्होंने खुद को हाफ मैराथन के लिए एनरोल किया। जब ऑथर ने फर्स्ट टाइम मैराथन में पार्ट लिया, उन्हें 2 आवर्स और 52 मिनट्स लगे उसे पूरा करने में। सेकेंड टाइम में ऑथर ने मैराथन 2 आवर्स और 30 मिनट्स में कंप्लीट की। फिर उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया। यहाँ पर भी उनके अंदर का अचीवर एक्टिव रहा। ऑथर बहुत मेहनत करते थे और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उन्होंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया। इन सब से ऑथर ने अपनी वर्क लाइफ में चेंज फील किया। अब वो अपनी टीम के लिए ज्यादा मोटिवेटिंग हुए और अपनी सेल्फ अचीवमेंट्स नीड्स उनके लिए सेकेंडरी बन गई। ऑथर ने अपनी टीम को एक सेंस ऑफ पर्पस, एक नया विजन दिया। ऑथर कहते हैं कि अपने करियर के इस फेज में उन्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स मिली, और इस फेज में ऑथर की लीडरशिप सक्सेस की कैटलिस्ट बनी उनकी पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबीज, गोल्फ और हाफ मैराथन्स। ऑथर को बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सी हॉबी को हम पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी कह सकते हैं। ऑथर ने एग्जाम्पल्स देके इसे क्लियर किया है। मूवीज देखना पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी नहीं है, क्योंकि इससे हमको नॉलेज और एंटरटेनमेंट मिल सकता है, पर इससे हमारी अचीवमेंट नीड्स पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह अपने दोस्त के साथ वीक में 2 या 3 बार टेनिस खेलना भी कोई स्ट्राइविंग पैशनेट हॉबी नहीं है, क्योंकि ये हम अपनी फिटनेस और फन के लिए करते हैं, ना कि किसी अचीवमेंट के लिए। हाँ, अगर हम रेगुलर टेनिस प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम इसमें बेटर होना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये एक पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी है। ऑथर से पूछा जाता है कि पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी में पैशन का क्या रोल है। पैशन हमें अपने काम से जोड़कर रखता है। बहुत सारे लोग किसी न किसी स्ट्राइविंग हॉबी में लगे होते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही वो उस हॉबी को छोड़ देते हैं, उसे ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। इसलिए जो भी काम हम एज अ हॉबी करते हैं, उसके लिए हमें पैशन डेवलप करना चाहिए। बिना पैशन के हम किसी भी काम में ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकते। ऑथर हम सबको यही एडवाइस दे रहे हैं कि हमें भी किसी न किसी हॉबी को पूरे पैशन के साथ कैरी आउट करना चाहिए। इससे हम पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों में सक्सेसफुल होंगे। चैप्टर 11, वैल्यूज एज अ कैटलिस्ट। वैल्यूज की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऑथर का मानना है कि हमारी लाइफ वैल्यूज हमारे करियर सक्सेस में एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है। धीरे धीरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लाइफ वैल्यूज की इंपॉर्टेंस को समझा जाने लगा है, लेकिन कॉर्पोरेट में पुअर वैल्यूज के डाउनसाइड या नेगेटिव इफेक्ट की ही बात होती है। गुड वैल्यूज के अपसाइड या पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कभी नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हमें किसी भी कंपनी में ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे जिनके अगेंस्ट वैल्यूज ना फॉलो करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया गया हो, जैसे कि किसी ने ट्रैवल बिल्स में कोई गड़बड़ी की हो और उन्हें जॉब से निकाल दिया गया हो। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स मिलना बहुत मुश्किल है जहां किसी की गुड वैल्यूज को अप्रिशिएट किया गया हो। हमें शायद ही कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय मिले जिसे उसकी गुड वैल्यूज का रिवॉर्ड मिला हो। लिमिट द डाउनसाइड, लेवरेज द अपसाइड। ऑथर के इतने सालों के एक्सपीरियंस से उन्होंने ये बात नोटिस की है कि हमारे अंदर एक कोड फिक्स्ड है। वो ये कि अगर हम वैल्यूज नहीं फॉलो करेंगे तो हम पर एक्शन लिया जाएगा। ये वैल्यूज का डाउनसाइड है और हमें इस डाउनसाइड एस्पेक्ट से फोकस हटा के अपसाइड पर फोकस करना है। ऑथर का विश्वास है कि एग्जेम्पलरी वैल्यूज करियर सक्सेस के लिए एक कैटलिस्ट है। ऑथर एक लंबे समय की एनालिसिस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं
कि पॉजिटिव वैल्यूज का करियर सक्सेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। करियर सक्सेस लीडरशिप पोजीशन से रिलेटेड है और पॉजिटिव वैल्यूज का लीडरशिप स्किल्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ऑथर लीडरशिप को फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस से मेजर करते हैं। फॉलोअरशिप यानी कि एक लीडर के कितने फॉलोअर्स हैं और हर फॉलोअर की लीडर के प्रति कितनी लॉयल्टी है। इन्फ्लुएंस का मतलब लीडर का अपने फॉलोअर्स पर प्रभाव। लीडरशिप इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप का कॉम्बिनेशन है। बिल्डिंग लीडरशिप। एक स्ट्रॉन्ग लीडर कौन होता है? ऑथर इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन के थ्रू समझा रहे हैं। लीडरशिप इज इक्वल्स टू फंक्शन, पोजीशन एंड कंटेंट। जैसे कि ऑथर ने पहले समझाया है कि लीडरशिप का मतलब है फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस का कॉम्बिनेशन। कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशन पर लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए एक नए सीईओ की इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप एक नए वाइस प्रेसिडेंट की फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस से ज्यादा होगी। इसलिए लीडरशिप में पोजीशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर पोजीशन की एक सर्टेन फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस होती है। अब ये लीडर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो इस इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप में एडिशन करता है या सब्ट्रैक्शन। पोजीशन के बाद लीडर का कंटेंट लीडरशिप में बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। कंटेंट यानी कि लीडर की स्ट्रैटेजीज, उसका प्रॉब्लम के प्रति व्यू पॉइंट, उसके डिसीजंस एटसेट्रा। ऑथर की ऑब्जर्वेशन है कि पोजीशन और कंटेंट का लीडरशिप पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ऑथर ने बहुत सारे लीडरशिप ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व किया है। ऑथर ने नोटिस किया है कि जब एक लीडर की पोजीशन पर कोई दूसरा लीडर आता है तो दोनों की पोजीशन और कंटेंट सेम होने के बाद भी दोनों की इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप में मेजर डिफरेंस था, जिससे ये कंक्लूजन मिलता है कि पोजीशन और कंटेंट के साथ एक और कोई फैक्टर है जिसका लीडरशिप पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ऑथर ने एक लीडरशिप ट्रांजिशन का एग्जाम्पल दिया है। रीटा नई टीम लीडर है जो स्मिता की जगह पर आई है। रीटा पहले स्मिता की टीम में थी और स्मिता को कंटेंट डेवलप करने में रीटा ने बहुत हेल्प किया था। इसलिए रीटा का लीडरशिप कंटेंट भी स्मिता के जैसा ही था, लेकिन फिर भी दोनों की लीडरशिप मतलब फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस में बहुत डिफरेंस था। इस डिफरेंस का कारण था दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस। स्मिता अपनी वैल्यूज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ट्रस्ट गेन कर पाई, इसलिए उसकी फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस ज्यादा था। रीटा ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट नहीं गेन कर पाई, इसलिए उसकी फॉलोअरशिप कम थी। इस ऑब्जर्वेशन से ऑथर को एक बात क्लियर हो गई कि लीडरशिप इक्वेशन में पोजीशन और कंटेंट के साथ ही वैल्यूज का भी रोल है। लीडरशिप इक्वल्स टू फंक्शन, पोजीशन, कंटेंट, वैल्यूज। अब ऑथर के मन में सवाल आया कि क्या पोजीशन, कंटेंट और वैल्यूज का लीडरशिप पर इक्वल इम्पैक्ट होता है? इस बात को समझने के लिए फिर से रीटा और स्मिता के एग्जाम्पल पर जाते हैं। दोनों की पोजीशन और लीडरशिप कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल था, लेकिन रीटा का फोकस हमेशा अपने सीनियर्स की नीड्स फुलफिल करने पर रहता था, इसलिए वो अपने पीयर्स और टीम मेंबर्स का ट्रस्ट नहीं गेन कर पाई। इसलिए उसकी और स्मिता की फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस में मेजर डिफरेंस था। तो कंक्लूजन में ऑथर कहते हैं कि लीडर्स के कंटेंट में 50% डिफरेंस से लीडरशिप में कुछ छोटा चेंज होगा, लेकिन लीडर्स की वैल्यूज में 10% डिफरेंस से भी उनकी लीडरशिप में बहुत मेजर चेंज आ जाएगा। इससे हमें लीडरशिप का VML इक्वेशन मिलता है। VML मतलब वैल्यूज आर द मल्टीप्लिकेटिव ड्राइवर ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इक्वल्स टू पोजीशन प्लस कंटेंट इनटू वैल्यूज। पोजीशन और कंटेंट लीडरशिप के रॉ मटेरियल हैं। किसी की वैल्यू जितनी भी अच्छी हो, वो बिना पोजीशन और कंटेंट के लीडर नहीं बन सकता, लेकिन वैल्यूज का रोल मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि पोजीशन और कंटेंट के कंपैरिजन में वैल्यूज का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने अपने लीडरशिप इक्वेशन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बाहर भी नोटिस किया है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का। अगर हम उनकी लाइफ को देखें तो हमें पता चलता है कि वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे, मतलब कि उनके पास शुरू से ही कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी। उनका लीडरशिप कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, अहिंसा और नॉन वायलेंस, लेकिन उनकी सक्सेस का मेजर कारण उनकी पोजीशन या कंटेंट नहीं है। ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स है। उनकी सक्सेस का कारण उनकी वैल्यूज है, जिसकी कहानियां हम सब ने सुनी है। वो ऑनेस्ट थे, उनमें इतनी ह्यूमिलिटी थी
कि वो अपना टॉयलेट भी खुद साफ करते थे। उनके रहने का तरीका और उनका खाना बहुत सिंपल होता था। और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज गांधी जी में थी, जिससे वो लोगों का ट्रस्ट जीत पाए। इसलिए उनकी फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था। रीसेंट एग्जाम्पल में हम अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट देखते हैं। उनके पास कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं थी, वो तो बस एक एक्टिविस्ट थे। उनका कंटेंट था एंटी करप्शन, जो कि नया कंटेंट नहीं है। एंटी करप्शन का टॉपिक भी बहुत टाइम से चल रहा था और लोकपाल बिल का आइडिया लाकर अन्ना ने इसको मैग्नीफाई कर दिया। लेकिन इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप का रीजन उनकी पोजीशन या कंटेंट नहीं है, उनकी वैल्यूज है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ आ गया कि लीडरशिप को फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस से मेजर किया जाता है, और इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप डेवलप करने में लीडर की वैल्यूज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन क्या वैल्यूज और लीडरशिप हमें कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है? इसका आंसर है हाँ। करियर सक्सेस पर लीडरशिप और वैल्यूज का इम्पैक्ट इन 2 लेवल्स पर समझते हैं। लीडरशिप्स इम्पैक्ट ऑन सक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर चेंजेस एंड इनोवेशंस किसी भी करियर सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपकी जॉब पोजीशन से आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी। आपकी लीडरशिप का जो कंटेंट है, उससे आपका इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन क्या आपकी टीम ट्रांसफॉर्मेशन की मुश्किल जर्नी में आपका साथ एंड तक दे पाएगी? ये आपकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है। ऑथर के वर्ड्स में, ग्रेट करियर सक्सेस ग्रेट चेंज से मिलती है। ग्रेट चेंज लाने के लिए ग्रेट लीडरशिप इम्पैक्ट चाहिए, और ग्रेट लीडरशिप इम्पैक्ट ग्रेट वैल्यूज से ही जनरेट हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई वैल्यूज। अब सवाल उठता है कि लीडरशिप इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वैल्यूज को डेवलप कैसे करें? पोजीशन तो हमें वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। लीडरशिप कंटेंट हम अपनी नॉलेज और एजुकेशन के बेसिस पर डेवलप कर लेते हैं। लेकिन वैल्यूज के बारे में पढ़ना इजी है, लेकिन इन्हें डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए पोजीशन और कंटेंट तो बहुत सारे लीडर्स के पास होता है, लेकिन बहुत कम लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यूज के थ्रू कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या इनोवेशन ला पाते हैं, और इसीलिए उन्हें मेजर करियर सक्सेस हासिल होती है। लोग ऑथर से अगला सवाल ये पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें हमें डेवलप करना है। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका साइंटिफिक जवाब ऑथर के पास नहीं है, लेकिन ऑथर अपनी थिंकिंग, अपना एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ऑथर ने जिन 2 स्किल्स को अपने करियर में डेवलप करने पर फोकस किया है, वो है ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। इनको डेवलप करने का एक्सपीरियंस ऑथर ने नेक्स्ट चैप्टर्स में शेयर किया है। चैप्टर 12, द ट्विन एड्स, द की कैटलिस्ट फॉर लीडरशिप इम्पैक्ट। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक ऐसी वैल्यू है जिससे एक लीडर लॉयल फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंस गेन कर सकता है, लेकिन हम सबकी ऑनेस्टी के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। ऑथर हजारों लोगों से मिले हैं, पर कभी भी उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो खुद को डिसऑनेस्ट कहे। हर कोई खुद को ऑनेस्ट ही समझता है, क्योंकि ऑनेस्टी का कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हमें किसी भी वैल्यू को पूरी तरह से डेवलप करना है, तो हमें पहले एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। प्रिस्टीन ऑनेस्टी या प्योर ऑनेस्टी का एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ऑथर ने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हम खुद की ऑनेस्टी का करंट स्टैंडर्ड पता कर सकते हैं। ऑथर इस डायग्राम से हमें प्रिस्टीन ऑनेस्टी का आइडियल स्टैंडर्ड भी बताएंगे। इस डायग्राम में 4 क्वाड्रेंट्स हैं। डेविएंट क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो आई विल डू रॉन्ग इवन इफ अदर्स डू गुड में बिलीव करते हैं। ये लोग फ्रॉड्स और क्रिमिनल्स हैं। ऑथर का मानना है कि हम में से कोई भी इस कैटेगरी में नहीं आता। हम लोग मेजॉरिटी ऑनेस्टी के क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि वो लोग जो आई विल डू राइट व्हेन अदर्स डू राइट और आई विल डू रॉन्ग व्हेन अदर्स डू रॉन्ग में बिलीव करते हैं। इसे समझने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल बेस्ट है। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पर कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही है, तो हम भी हमारी गाड़ी नहीं रोकते हैं। अगर दूसरे लोग सिग्नल इग्नोर करते हैं, तो हम भी सिग्नल इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि जब बाकी सब रॉन्ग या गलत काम करते हैं, तो हम भी गलत काम कर लेते हैं। हमारी नजर में हम डिसऑनेस्ट नहीं हैं, क्योंकि बाकी सब भी यही गलत काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है। मुंबई में लोग सड़क पर स्पिटिंग, थूकते हैं।
वही लोग जब सिंगापुर जाते हैं तो कभी भी सड़क पर स्पिट नहीं करते, क्योंकि सिंगापुर की सड़कें साफ है और वहां कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। मुंबई में बहुत लोग सड़क पर स्पिट करते हैं, इसलिए हमारे लिए भी सड़क पर स्पिट करना एक्सेप्टेबल हो जाता है। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ब्राइब लेना और देना, लाइन में ना खड़े होना, एटसेट्रा। हम सभी मेजॉरिटी क्वाड्रेंट में हैं। अगर मेजॉरिटी कोई गलत काम कर रही है तो हम भी वही काम करने लगते हैं। हमें प्रिस्टीन क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना है, जिसमें हम इसमें बिलीव करते हैं कि आई विल डू राइट इवन इफ अदर्स डू रॉन्ग। हम ऑनेस्टी तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम वो करें जो हमें सही लगता है, ना कि वो जो मेजॉरिटी कर रही है। ऑथर ने खुद के करियर का एक इंसिडेंट शेयर किया है। ऑथर ने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी, जहां पर सभी लोग मीटिंग्स के लिए लेट आते थे। सब लोग को देखकर ऑथर ने भी मीटिंग्स में लेट जाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये गलत हैबिट है। मेजॉरिटी लोग मीटिंग्स में लेट ही पहुंचते थे, लेकिन ऑथर ने मीटिंग्स में टाइम पर पहुंचना शुरू कर दिया। यही प्रिस्टीन ऑनेस्टी है, जिसे डेवलप करना बहुत मुश्किल है। प्रिस्टीन ऑनेस्टी के लिए हम गांधी जी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बहुत बार गांधी जी के साथ कोई नहीं होता था, पर फिर भी वो अनशन पर बैठ जाते थे। उन्हें पता था कि सही तरीका क्या है, इसलिए वो वही करते थे जो उन्हें ठीक लगता, फिर भले ही कोई उनके साथ ना होता। प्रिस्टीन ऑनेस्टी से एक लीडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जिससे उसकी इन्फ्लुएंस और फॉलोअरशिप इंक्रीज होती है। द अदर एच, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस ऑथर खुद की लाइफ के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ऑथर जब पैदा हुए थे तब उनके लेफ्ट लेग का घुटना या नी पीछे की तरफ था। ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी थी जिसके इलाज के बिना ऑथर कभी भी चल नहीं पाते। ये 1960s की बात है, जब चेन्नई में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं थी और डॉक्टर ने ऑथर जैसा कोई दूसरा केस पहले नहीं देखा। ऑथर की फैमिली के लिए उन्हें दूसरी कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए जाना पॉसिबल नहीं था। ऑथर की नानी की इच्छा शक्ति और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तेज थी। अब ऑथर के पेरेंट्स और उनकी नानी के सामने दो बड़े सवाल थे। पहला तो ये कि क्या उन्हें एक न्यूबॉर्न पर ऐसे ऑपरेशन का रिस्क लेना है जिसकी सक्सेस की गारंटी नहीं थी, और दूसरा डिसीजन ये कि किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। उन्होंने सही समय पर दोनों डिसीजंस ले लिए। ऑथर अपने डॉक्टर का नाम रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी फैमिली उन डॉक्टर के लिए थैंकफुल है। डॉक्टर ने कमाल कर दिया। ऑथर नॉर्मल बच्चों के जैसे जल्दी चलना नहीं सीख पाए। उन्हें शुरू में चलने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया। ऑथर ने जब अपने करियर में सक्सेस पाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वो सुपरमैन है। ऑथर कहते हैं कि वो खुशी से उड़ने लगे थे, लेकिन एक दिन उनकी नानी ने उनसे कहा कि उन्हें हमेशा उन डॉक्टर को याद रखना चाहिए जिन्होंने एक ऐसे समय में उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया जिस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। डॉक्टर की स्किल्स और फैमिली की प्रेयर्स के बिना ऑथर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। नानी की ये बात ऑथर ने गहराई से समझी। उसके बाद वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जब उन्होंने अपनी लाइफ की पहली हाफ मैराथन में पार्ट लिया तो उनकी अचीवमेंट से नानी की आंखें भर आई। नानी ने ऑथर को फिर वही बात याद दिलाई कि कभी भी ये मत भूलना कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो उसमें किसका हाथ है। ऑथर का मानना है कि ह्यूमिलिटी वो वैल्यू है जो हमारी सक्सेस में हमें जमीन से जोड़कर रखती है। एक हम्बल इंसान इस बात को समझता है कि उसकी सक्सेस सिर्फ उसके अकेले की मेहनत से नहीं है, उसकी सक्सेस में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व्ड है। ह्यूमिलिटी हमें सक्सेस को एंजॉय करना सिखाती है। जो इंसान हम्बल होता है उसके लिए फेलियर का सामना करना आसान होता है। ह्यूमिलिटी का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी ह्यूमिलिटी का इम्पैक्ट आपकी लीडरशिप और आपकी फॉलोअरशिप पर जरूर पड़ेगा। एक पावरफुल लीडर वही है जिसके पास एक एम्बिशियस विजन है, लेकिन उसका विजन उसे एरोगेंट नहीं बनने देता, बल्कि और ज्यादा हम्बल बनाता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को एक सेंस ऑफ कॉज देते हैं और उनकी ह्यूमिलिटी टीम को ये अश्योर करती है कि इनका विजन पर्सनल गेन के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए है। इससे ग्रेट लीडरशिप इम्पैक्ट क्रिएट होता है। चैप्टर 13, वैल्यूज, द कैटलिस्ट फॉर लीडरशिप इम्पैक्ट। ऑथर हमें पिछले चैप्टर्स में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस डिटेल में समझा कर आए हैं कि कैसे हमारी लाइफ वैल्यूज हमारी लीडरशिप इम्पैक्ट और सक्सेस को कैटलाइज करती है। अब सवाल यही है कि हम उन गाइडिंग वैल्यूज को अपने करियर में प्रैक्टिकली कैसे डेवलप कर सकते हैं।
बहुत से लोग इस मिथ में बिलीव करते हैं कि वैल्यूज हमारे अंदर ऑलरेडी होती है और हमें उनको खुद से डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑथर का मानना है कि जिस तरह हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही हमें अपनी वैल्यूज को भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है कि सिर्फ काम पर ज्यादा टाइम देने से हमारा एक्सपीरियंस अपने आप ही नहीं बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस को कैटलाइज करना पड़ता है। वैसे ही वैल्यूज भी हमारी एवरीडे लाइफ में अपने आप नहीं डेवलप होती है, हमें वैल्यूज को कैटलाइज करना पड़ता है। ऑथर की खुद की वैल्यूज डेवलप करने की जर्नी बहुत चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग रही है। ऑथर भी पहले मेजॉरिटी ऑनेस्टी क्वाड्रेंट में थे, यानी कि जब सभी गलत काम करते तो ऑथर को भी गलत काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें प्रिस्टीन ऑनेस्टी अचीव करनी है, मतलब कि वो करना है जो ऑथर को सही लगता हो, फिर चाहे बाकी सभी गलत कर रहे हो। ये काम इजी नहीं था। किसी स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जैसे ही इस पर भी ऑथर को बहुत काम करना पड़ा। ऑथर ने कुछ गोल सेट करके इसकी शुरुआत की, जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई भी सिग्नल नहीं फॉलो कर रहा है तब भी ऑथर सिग्नल फॉलो करेंगे, और जब भी वो पब्लिक वॉशरूम यूज करेंगे वो उसे अच्छे से क्लीन करके ही निकलेंगे, फिर चाहे वो वॉशरूम उनके यूज करने से पहले ही गंदा क्यों ना हो। ऑथर ने 1 साल तक ये सब फॉलो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लिया। अब रोज काम से घर आते वक्त वो कार में अपने दिन को एनालाइज करते कि उन्होंने कहां पर प्रिस्टीन ऑनेस्टी की जगह मेजॉरिटी ऑनेस्टी को फॉलो किया। इससे उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल बातें रियलाइज हुई। वो ये कि जब भी कभी बॉस किसी बात पर गलत होते तो कोई भी उन्हें करेक्ट नहीं करता, लेकिन ऑथर को अपने अंदर प्रिस्टीन ऑनेस्टी डेवलप करनी थी, इसलिए वो बहुत बार बॉस को उनकी गलती पॉइंट कर देते। वो ऐसा बॉस की गलती निकालने के लिए नहीं करते, बल्कि अच्छे इंटेंशन से करते ताकि काम अच्छे से हो। लेकिन फिर भी कई बार ऑथर के लिए भी बॉस को कन्फ्रंट करना मुश्किल हो जाता और उन्हें भी मेजॉरिटी ऑनेस्टी फॉलो करनी पड़ती। इस एग्जाम्पल से ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि वैल्यूज को डेवलप करना आसान नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और इस पर भी मेहनत करनी पड़ती है। वैल्यूज इंप्रूव करने की प्रोसेस को ऑथर ने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप है सेंसिटिविटी, यानी कि अवेयर होना कि हम वैल्यू को कहाँ फॉलो कर रहे हैं और कहाँ नहीं। सेकेंड स्टेप है उस वैल्यू को अपनी लाइफ के हर एरिया में पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना। थर्ड स्टेप में वो वैल्यू आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जानी चाहिए, मतलब कि हमें उस वैल्यू को प्रैक्टिस करने के लिए कोई एफर्ट ना डालना पड़े, वो खुद ही हमारे अंदर झलकने लगे। वैल्यूज में अच्छा होना एक बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली उन वैल्यूज में जो आपको आपके काम में गाइड करे। ऑथर कहते हैं कि एक केमिकल इंजीनियर होना या फिर एक मार्केटिंग जीनियस होना इजी है, लेकिन एक ऑनेस्ट और हम्बल इंसान बनना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए हमें अपने आप पर काम करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होता। चैप्टर 14 ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। हमने बुक के पहले सेक्शन में रियल इंडिविजुअल ग्रोथ, TMRR एनालिसिस, एक्सपीरियंस एल्गोरिदम बिल्डिंग और प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। सेक्शन 2 में हमने की डिसीजन मेकिंग इन करियर के बारे में पढ़ा। ऑथर ने हमें गुड बॉसेस और मेंटरिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया और करियर के फर्स्ट हाफ में करियर के सेकेंड हाफ की फाउंडेशन बिल्डिंग की एडवाइस दी। ऑथर ने सेक्शन 3 में हमें पैशनेट स्ट्राइविंग बॉडी डेवलप करने के एडवांटेजेस बताए और ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी जैसी वैल्यूज डेवलप करके मेजर लीडरशिप इम्पैक्ट क्रिएट करने का तरीका बताया। बुक के लास्ट चैप्टर में ऑथर हमें इस बुक को सही तरह से समझने के लिए कुछ एडवाइस दे रहे हैं। हमें इस बुक को इसके 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है। हमें पूरी बुक को एक साथ समझकर अपने करियर के हर स्टेज पर इससे सीखना है। ऑथर की एडवाइस है कि हम इस बुक को एक बार से ज्यादा पढ़ें, इससे हमारे माइंड में बुक का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। इसके चैप्टर्स को महीने में एक बार पढ़कर रिफ्रेश करते रहने से हमें सक्सेस पाने की इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। ऑथर इस चैप्टर के थ्रू हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं कि ये बुक एक कैटलिस्ट की तरह हम सबको इंस्पायर करती रहे और हम उन 1-2% लोगों में से एक हो जिन्हें करियर में हाईएस्ट सक्सेस मिलती है। द फाइनल क्वेश्चन। ऑथर का फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम अपने करियर में सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं। ये सवाल हम सभी को खुद से पूछते रहना चाहिए। ऑथर की खुद की जर्नी में इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होता रहा है।
करियर के स्टार्ट में ऑथर के लिए सक्सेस का मतलब था मटेरियल प्रोग्रेस और करियर अचीवमेंट्स। आगे चलकर ऑथर के लिए करियर सक्सेस का मतलब बदला। अपने काम में सेंस ऑफ पर्सनल प्राइड होना करियर सक्सेस के इक्वल था। लेकिन करियर सक्सेस के इन सभी मीनिंग्स में डेप्थ नहीं थी, इसलिए टाइम के साथ ये चेंज हो गए। 15 साल काम करने के बाद ऑथर को HR डिपार्टमेंट में काम करने का चांस मिला। इस रोल में ऑथर ने अपने अंदर अननोइंगली एक सेंस ऑफ मिशन डेवलप किया। उनका मिशन था अपने आसपास के लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करना, उन्हें अपने काम में बेटर, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाना। कुछ टाइम में ही ऑथर इस मिशन में बहुत कॉन्शियसली इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने नोटिस किया कि काम में एक सेंस ऑफ मिशन होने से उन्हें काम करने में ज्यादा एनर्जी और फोकस मिलता है, और इससे ऑथर की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बहुत इंक्रीज हुई। ऑथर के सेशंस टी ऑफ विथ माउली, जिसके बारे में ऑथर ने आगे के चैप्टर्स में बताया है, ऑथर के इसी मिशन का पार्ट है। इस बुक को लिखना भी ऑथर के मिशन का एक पार्ट है, जिसके थ्रू वो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, सक्सेस पाने में हेल्प करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथर इस बुक के लिए एम्बिशियस नहीं है। ऑथर चाहते हैं कि उनकी बुक सक्सेसफुल हो, लेकिन उनके इस एम्बिशन में एक पर्पस है, एक मिशन है। वो ये कि जो भी इस बुक को पढ़ता है वो अपने करियर और अपनी लाइफ में बेटर बने। और इस पर्पस से ऑथर को इस बुक पर काम करने के लिए ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अब ऑथर का हमारे लिए फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं? सक्सेस का हमारी लाइफ में क्या मतलब है? ये बुक हमें सक्सेसफुल होने की जर्नी में जरूर हेल्प करेगी, लेकिन हमारी सक्सेस का क्या पर्पस है, ये हमें खुद ढूंढना होगा।